अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। दो इशूज़ है जिस पे बात करना चाहूँगा मैं। एक तो अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो रिकॉर्ड फराहम किया जाए वो मुस्तरद हो गई। ये आधी जीत और आधी जीत नहीं है, लेकिन बहरहाल वो होनी भी नहीं थी। वो कानून और आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है कि जब आप मिसाल के तौर पर आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही हो या जीआईटी चल रही हो तो जीआईटी में जो रिकॉर्ड दिया था उस तक आप एक्सेस नहीं होते, वो क्योंकि इंक्वायरी चल रही होती है, स्क्रूटनी चल रही है, ये तो इसमें उसका राइट नहीं है। पीटीआई के वकील ने भी यही प्लीड किया आज और 19 सफ़ात पर फैसला दिया है जस्टिस रिटायर अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी ने, इलेक्शन कमीशन ने फराहम किया है और स्क्रूटनी कमेटी तकरीबन काफ़ी अच्छे से इस पर काम कर रही है और दरख्वास्त यही थी कि रिकॉर्ड फराहम किया जाए। और अब कहना यही था अकबर एस बाबर का पीटीआई का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा था, मैं इत्मीनान का इजहार था उनका। इस पे इख्तियार समात का बुनियादी तौर पर वो ये चैलेंज किया था कि ये रिकॉर्ड दिया नहीं जा सकता, कानून शहादत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। यानी ये शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो, चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। अभी तो ये डॉक्यूमेंट सारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जब इसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन साथ एक और काम कह दिया है कि इस स्क्रूटनी कमेटी जो अपना फैसला है मई की आखिर तक कंप्लीट करे, ये कंडीशनलिटीज दिए हुए उन्होंने साथ, और अल्टीमेटली फैसला आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने करना है। इस हवाले से दोनों फ्रीकैन को महदूद रिकॉर्ड तक रसाई की बात दी गई है कि 5 दिनों के अंदर उन्होंने नाम देने हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 2-2 लोग बिठाने की इजाज़त होगी और 8 दिनों के अंदर वो रिकॉर्ड पे देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, वो रिकॉर्ड ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन ने अपने बंदे भी जो हैं डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, डिप्टी डायरेक्टर कॉन्फिडेंशियल जो है वो मौजूद रहेंगे। अब ये सारा मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी के ज़िम्मे डाल दिया है। अकबर एस बाबर बड़ी हिम्मत है उनकी, बड़े पीछे लगे हुए हैं। अब ऐसा केस उन्होंने कोई जाती बनाया हुआ है, इस पार्टी को उन्होंने नीचे गिरा के रहना है, तो कभी तहकीक तो होनी चाहिए, कभी उनका रिकॉर्ड भी चेक होना चाहिए ना अकबर एस बाबर का, कि उनके किन किन लोगों से राब्ते हैं, मोबाइल का रिकॉर्ड, ये फोरेंसिक, ये पीटीआई वालों को चाहिए। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ उनको ना, उसका उठना बैठना कहाँ है, क्या कोई फंडिंग शंडिंग नहीं आ रही, कोई पैसा वैसा तो नहीं को दे रहा, और इनके पीछे कौन खड़ा है, इतनी बड़ी फीसें कौन है। यानी मिसाल को मुफ्त तो नहीं लड़ सकता, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आना, वकील अरेंज करना, मेरे जैसा बंदा तो पब्लिक इंटरेस्ट कर सकता है कि खुद ही पेश होना है, अपने दफ्तर की टीम आनी, वही स्टाफ आना है, ठीक है 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ। लेकिन अकबर जो इतना खड़ा है वो ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या मामला है। अगला जो इशू आपके सामने है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर परवेज शेख रशीद साहब ने पाबंदी का 11E एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 के तहत कह दिया है और वो वजूहत क्या बनाई, वो एक अलहदा इशू है। तारीख में चला आ रहा है कि इस तरह की सियासी जमातों पर पाबंदी नए नाम से आ सकती हैं, वो एक अलहदा इशू है। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या जो चीज़ें अब कह रहे हैं उस बुनियाद पे पाबंदी लगाई जैसे है तो बड़ा अच्छा ये। यानी अगर आज पाबंदी अगर लग गई तो इससे पहले गवर्नमेंट क्यों सोई रही है, अंसारुल इस्लाम के खिलाफ या जमीयत उलमा इस्लाम जब इस तरह बाहर निकले थे तो उस वक्त उन्होंने इस मामले को क्यों टेकअप नहीं किया था। बहरहाल चलें, ये एक चीज़ तो बड़ी वादे तौर पर आ गई कि इस तरह के देर आए दुरुस्त आए, उनका कॉल बड़ा अच्छा है, तरीक़ाकार गलत है, उससे इत्तफाक नहीं करता। और 2010 का मैं पहले भी जिक्र कर बैठा हूँ कि फेसबुक पर जब तौबा नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून के हवाले से जब ये बात आई थी तो यहाँ बड़े हंगामे हुए, इमारतें जला दी, नुकसान तो हमारा ही हुआ। फेसबुक पे पाबंदी के लिए हाई कोर्ट में गए, 10 दिन बंद रही। तरीक़ाकार आपको ये लेना चाहिए था, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से कानून साजी करनी है, पार्लियामेंट में लेके जाएँ, पार्लियामेंट में लेके जाएँ। अगर ऐसी कोई बात हो तो आपने इंटरनेशनल फोरम पे कैसे लेकर जाना है। यानी अगर कोई बैरून मुल्क करता है तो हेट स्पीच का और आप याद रखिएगा कॉम्बैटिंग रिलीजन के ऊपर बड़ी हमारी बहुत इंटरनेशनल कन्वेंशन मौजूद है। यानी लेकिन OIC जैसे बड़े इदारों को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तमाम हमारे इस्लामी मालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। इमरान खान ने कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो सके। अब सवाल ये है कि पाबंदी का तरीक़ाकार क्या है, ये ख़ास तौर पर मुझसे आप लोगों ने सवाल पूछे तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए बताने के लिए मैं पहले आपको सामने रखता चलूँ। आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात है। इसका दूसरा है एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो मुलाजमत नहीं कर रहा होगा, शैल हैव द राइट टू फॉर्म और टू बी अ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी
सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये बार बार मैं कहता हूं कि राइडर लगे हुए हैं, मादर पिदर आजादी नहीं है। इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान दो चीजों की बातें हैं। And such law provide that where the federal government declares that any political party has been formed and is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. और इसका सब आर्टिकल 3 जो है, एवरी पोलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो अभी मैंने पहला जिक्र किया फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में। इससे अगले जो दो सेक्शन आपके सामने पढ़ना हूँ, सेक्शन 212 डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, 213 इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी। यानी जब बैन लगाने के अलावा जब पार्टी को डिसॉल्व करना हो तो तरीकाकार क्या दिया। इंफॉर्मेशन आए जब सारी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर या तो फॉरेन एडेड है या वो प्रेजुडिशियल और सॉवरेनिटी के पाकिस्तान के खिलाफ करती है और इज इंडल्जिंग इन टेररिज्म। अब ये लफ्ज है, अब इसमें ये पाबंदी लगाई जा सकती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और शेख रशीद ने बताया कि समरी भिजवा दी है काबीना को इसलिए आर्टिकल 90 और 91 के साथ अकेला को मिनिस्टर फैसला नहीं कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट मीन होल कैबिनेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये पहले नोटिफाई करना है इस डेक्लेरेशन को और वो रीजन बता, और ये रीजन चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह कि 15 दिन के अंदर अंदर ये डेक्लेरेशन गवर्नमेंट रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट अगर अप होल्ड कर देती है, अगर कह देती है कि ये डेक्लेरेशन ठीक है, तो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। ये याद रखिएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी और जो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो बाकी अरसे के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबर लेने के लिए, और इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई करेगा उन मेंबर्स का नाम जो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं सूबाई असम्बली के या नेशनल असम्बली के। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गालिबन 3 सीटें हैं जो सूबा सिंध से हैं। पहला काम जो आपके सामने मैं बता रहा हूं कि पहले डेक्लेरेशन देनी है वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करेगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कर रही है या टेररिज्म में। अब टेररिज्म का सवाल, चूँकि काम उन्होंने कुछ ऐसे किए हैं, पर्चे दर्ज हो चुके हैं, अब पर्चों की कन्विक्शन खाली पर्चे दर्ज होने से क्या इस बात पे ले जाएंगे, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। अब जब तक वो बाकायदा उसमें डिक्लेयर ना हो जाए कि पॉलिटिकल पार्टी बजाते खुद इन्वॉल्व है, उन्होंने खुद ये काम किया है, कह रहे हैं कॉल्स पकड़ी गई हैं, बट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन इन एनी केस वो सारे मामले को लेकर जा रहे हैं, पहले डिक्लेयर करना होगा। उस डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगाएगी कि वो बिल्कुल ठीक है, आप होल्ड करेगी, तो फिर वो उस पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व होगी। वरना वो बैन की हद तक अगर लेकर जाते हैं 11E पॉलिटिकल एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अगर सिर्फ आते हैं तो वो सिर्फ बैन की हद तक मामला जाएगा। डिसॉल्व करने की बात है तो वो तरीक़ाकार आईने पाकिस्तान ने ये दिया है। सेक्शन 212 और 213 आपके सामने इलेक्शन एक्ट 2017 का मैंने पढ़ दिया है, जो तरीक़ाकार फराहम करता है कि किस तरह बैन करना, पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व करना है और उनके मेंबरान का। और अभी वो एक इलेक्शन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 10 का इलेक्शन भी लड़ा था और बहुत बड़ी तादाद है, हर हल्के में 20-30 हज़ार वोट लेके, और गालिबन तीसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी थी, वोटर के लिहाज से उभरी थी। और अपना NA 249 में भी उनका कैंडिडेट खड़ा और वो वोट बहुत तोड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो ये इलेक्शन तो वो लड़ लेगा 249 में। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं कर सकता, वो सीढ़ी भी छिन जाएगी। वो पहले उस पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करेंगे तो सीढ़ी इलेक्शन कमीशन लेगा ना, अभी तो सीढ़ी नहीं ले सकता। उनका इंतखाब जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा और उसके मुताबिक वो सियासी जमात अपने तौर पर काम करती रहेगी और इलेक्शन वो लड़ सकती है। तो इलेक्शन से लड़ने के रोकने के हवाले से, यानी अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अगर कैंडिडेट ना होता तो डस्का का इलेक्शन PTI जीत सकती थी, पॉसिबिलिटी है। NA 249 के अंदर भी लब्बैक पाकिस्तान का हो तो वो उनके पास राइट तो है ना, वो किसी वक्त भी आके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार आइन और कानून ने फराहम किया है किसी भी सियासी जमात को डिसॉल्व करने का और बैन करने के हवाले से। 11E एंटी टेररिज्म एक्ट सिर्फ खाली बैन करने के हवाले से बात है, और वो बैन कई ऐसी हैं जो हमने फैटफ में रहने के लिए की हैं, और ये मौका फैटफ के मौके ऊपर इस तरह आना, और यहाँ बैठ के कुछ लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी वो जस्टिस काजी फैज़ाबाद धरने के हवाले से जजमेंट आ गई, उस पर अमल दराम। भाई वो जजमेंट एरोनियस है कई मामलात के अंदर। वो जजमेंट में कई चीज़ें जो है ना वो सेटिसाइड होने वाली हैं, जो रिव्यू होने वाली हैं, और अगर उसी पर अमल दरामद होना होता
तो अपना ये जो मौलाना फजलुर रहमान आकर बैठे थे अंसारुल इस्लाम वगैरह के साथ लाकर डंडा पिरदार फोर्स लेके, तो उसको तो क्यों नहीं एक्शन लिया? और उस वक्त तो एक्शन होने चाहिए थे ना, वो रिकॉर्ड में चीज़ें सारी आनी चाहिए थी। बहरहाल आपके सामने मुख्तसरन मैंने ये सारी पोजीशन रख दी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।